हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में, उसके ब्रीफ में जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं विथ रेफरेंसेस डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ स्लैब्स आर कॉमनली यूज्ड इन सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स। इन्होंने जो आंसर दिया है दैट इज slab simply supported on four edges with corners not held down and carrying uniformly distributed load. Option ID is 89 यानी simply supported slabs on four edges with corners not held down and carrying uniformly distributed load. तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेफरेंस के लिए आप अगर आरसीसी डिज़ाइन की बीसी पूनमिया के पेज 241 पे जाके 245 पर देखेंगे जाके, तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि जो स्लैब्स है हमारे सिंपली सपोर्टेड है फोर एजेस पे विथ कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन एंड आर कैरिंग यूडीएल। सच स्लैब्स आर कॉमनली यूज्ड इन सिंगल स्टोरी बिल्डिंग वेयर सपोर्टिंग वॉल्स डू नॉट कॉज एनी फिक्स्ड, मतलब वो सिंपली सपोर्टेड है, बेसिकली फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्होंने सभी ऑप्शंस को करेक्ट माना है, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकल पाथ जो है हमारा किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो डिपिक्ट करता है। पाथ भले ही लॉन्गेस्ट है लेकिन जो उसके अलॉन्ग जो टाइम मिल रहा है वो मिनिमम टाइम है, उसके बाद ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। सीपीएम टेक्निक इज यूज टू मिनिमाइज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये रेफरेंस एससी शर्मा की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बुक में भी क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सीपीएम टेक्निक है दैट इज यूजफुल to minimize the direct and indirect cost expenses. When float of an activity is zero, it falls on only on critical path. ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी है कि जो क्रिटिकल पाथ है दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, सो द क्रिटिकल एक्टिविटीज टेक प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर्स। ठीक है। गुरचरण सिंह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी दिया हुआ है कि जो अर्ली फिनिश एंड लेट फिनिश टाइम्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज फॉलिंग ऑन क्रिटिकल पाथ हैव जीरो डिफरेंस विच इंडिकेट जो फ्लोट है वो हमारा जीरो होगा एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विच शुड बी यूज इन कंक्रीट फॉर एग्रीगेट्स। आइडियली जो हमें यूज करना चाहिए वो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में यूज करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती है। प्रैक्टिकली हमारी वेट कंडीशन या मॉइस्ट कंडीशन होगी या हमारी ड्राई कंडीशन होगी, तो आंसर शुड बी एसएसडी ओनली। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। रेफरेंस के लिए सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की नागरत्नम की बुक है जिसमें आइडली हम जब हम अपनी मिक्स डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर भी हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट है दे आर इन सैचुरेटेड एसएसडी कंडीशन। सैचुरेटेड द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एग्रीगेट इज इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन वेयर एग्रीगेट्स आर सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर बट द सरफेस इज ड्राई। ठीक है। बट जो एग्रीगेट एट एसएसडी कंडीशन है नाइदर अब्जॉर्ब वाटर नॉट कंट्रीब्यूट वाटर टू द कंक्रीट मिक्स। लेकिन जो ये हमारे एग्रीगेट्स हैं एसएसडी कंडीशंस में सिचुएशन ऐसी प्रैक्टिकली हमेशा नहीं होती है। ठीक है। तो जनरली दे शुड बी इन एसएसडी कंडीशन, बट प्रैक्टिकली जब आप फील्ड पे जाएंगे तो वो ड्राई कंडीशन में होंगे या मॉइस्ट कंडीशन में होंगे, अकॉर्डिंगली आप मॉइस्चर कंटेंट मॉडिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इन्वर्टेड फिल्टर डिफेंड द पियर फ्रॉम इन प्रोटेक्शन अरेंजमेंट। तो बेसिकली जो हमारे इन्वर्टेड फिल्टर्स हैं, यहाँ पे रेफरेंस के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग की मैंने बुक लगाया का रेफरेंस दिया है जिसमें कहा गया है कि जो इन्वर्टेड फिल्टर्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ वेल ग्रेडेड एंड सैंड कुशन दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द स्टेलिंग मिशन एंड दे आर बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट डैम्स फॉर फेलिंग बाय वाटर पाइपिंग थ्रू द फाउंडेशन। तो यहाँ पर जो इन्होंने ऑप्शन दिया है करेक्ट है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी पाइपिंग ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ID 25। मॉइस्चर कंटेंट जो है वेट वाटर कंटेंट है बेसिकली, जो अभी मैंने सॉइल मैकेनिक्स की गुप्ता में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। रेफरेंस के लिए बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स की गोपाल रंजन की बुक है 2007 एडिशन, जिसमें जो दिया हुआ है रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर वाटर कंटेंट को हमने मॉइस्चर कंटेंट बोला एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इन अ गिवन सॉइल मास। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अभी तक ऑब्जेक्शन रेज करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है।
इन इंडिया व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर आर्टिफिशियल चैनल्स? तो जो फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे मैंने रीजन दिया हुआ, यू कैन रीड आउट इन द पीडीएफ। आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माई यूट्यूब IAS गेट विज टेलीग्राम चैनल। इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशंस पे कंफ्यूजन है, बट इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हमारा ये इनअप्रोप्रिएट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एंश्योर्ड एडिक्वेट सेफ्टी बाय सुटेबली रिस्ट्रिक्टिंग द स्ट्रेस इन द मटेरियल? जो मटेरियल हमारा कंक्रीट या स्टील है, इसमें हम स्ट्रेसेस को लिमिट कर दे रहे हैं, जहाँ में हम स्ट्रेसेस को, जो स्ट्रेसेस हैं हम कंक्रीट और स्टील में वो लिमिट कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड है। वर्किंग लोड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस स्पेलिंग है, यहाँ पे एक्चुअली ये लोड्स है, ठीक है। तो ऐसा जो मेथड है दैट इज अ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। रेफरेंस के लिए आप BC पूनमिया की लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट की बुक में पेज 49 पर जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड इंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी बाय सुटेबली रिस्ट्रिक्टिंग द स्ट्रेसेस। जो हमारी मटेरियल में स्ट्रेसेस हैं उसको लिमिट कर रहा है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड वर्किंग लोड से स्ट्रक्चर पे आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म? जो हमारा वर्किंग हेड के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन पता है, होता ही है। डिस्पोजिशन ऑफ शैफ्ट के बेसिस पे भी, हॉरिजॉन्टल शैफ्ट है, वर्टिकल शैफ्ट है, उसके बेसिस पे हमारा पंप का क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है, ठीक है। इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट है, जिसके बेसिस पे हम पंप्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है वो 22,000 से ग्रेटर है तो हमारा फ्लो किस टाइप का है? ये मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसमें एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है या पाइप फ्लो हो रहा है, उस पर भी ये हमारा डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो रेंजेस हैं वो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो की होंगी या लैमिनार फ्लो की है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है, अज्यूमिंग इट इज अ ओपन चैनल फ्लो ग्रेटर देन 2000 इज टर्बुलेंट फ्लो। सो आई डोंट थिंक इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे हैव अज्यूम्ड ओपन चैनल फ्लो इन ऑल द शिफ्ट। इन्होंने ओपन चैनल फ्लो के रेस्पेक्ट में आंसर दिए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक ये लोग एग्री करेंगे। सो यू शुड नॉट रेज दिस ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। और यू नो बिकॉज 2000 से अगर ऊपर फ्लो है, हमारा रेनॉल्ड नंबर है ओपन चैनल फ्लो में, द फ्लो इज टर्बुलेंट। सो यू नॉट रेज द ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। एरोसेल के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमारा मॉइस्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेस में के बाद हमारा इसके कुछ पर्टिकुलेट्स हमारे एरोसोल में आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो एरोसोल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा एरोसोल है, उसमें हमारा मॉइस्ट, फ्यूम, डस्ट, स्मोक, फॉग, हेज, ये सारे एरोसोल्स की कैटेगरी में आते हैं। और रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है कि गैसियस मीडियम में, सस्पेंडिंग मीडियम अगर हमारा गैस है तो हमारा फॉग, मिस्ट, स्प्रे और फ्यूम, डस्ट विल बी कमिंग अंडर दी एरोसोल सोल्यूशन। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने की ज़रूरत है। डाइवर्जर स्कीम हमारी जो है वो डायरेक्ट इरिगेशन स्कीम है। रेफरेंस के लिए BC पूनमिया की अगर आप बुक में जाके देखेंगे पेज 11 पे, तो इसमें जो हमारा रेफरेंस है अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली इंडिकेटेड है कि जो हमारा डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम है दिस इज अ डाइवर्जन स्कीम। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूज ऑफ पोजोलुना है वो इनहिबिट्स, वो क्या प्रिवेंट करता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या प्रिवेंट करता है। तो ब्लीडिंग तो प्रिवेंट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीचिंग भी प्रिवेंट करता है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस भी दिया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जनरेट हो रही थी वो बेसिकली सीमेंटियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रही है पोजोलोनिक एक्शन के बाद। तो ए और सी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो डीपैसिवेशन ऑफ स्टील है यहाँ पे इट इंश्योर्स कि हमारी जो स्टील है वो पैसिव रहे बाय फॉर्मिंग अ लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर मैंने फ्लाई ऐश का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पोजोलोनिक रिएक्शंस है रिमेन्स टू प्रिजर्व द पैसिविटी ऑफ द स्टील नेसेसरी टू प्रिवेंट कोरोजन, बिकॉज स्टील के ऊपर एक हमारी लेयर बन जाती है जो प्रिवेंट करती है कि हमारा कोरोजन ना हो। तो ये रिएक्शन की वजह से ऐसी लेयर हमारी फॉर्म हो, तो ये प्रिजर्व कर रहा है कि हमारी स्टील की पैसिविटी बनी रहे कोरोजन के अगेंस्ट में। तो इट प्रिवेंट्स द डीपैसिवेशन ऑफ स्टील। तो डी हो सकता था, बट अगर अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो ए एंड
सी हमारे करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये डीपैसिवेशन ऑफ स्टील भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो कि ये प्रिवेंट द डीपैसिवेशन एंड इंश्योर्स पैसिवेशन ऑफ स्टील। ठीक है, चाहे इसको लिख सकते हो प्रिवेंट्स द डीपैसिवेशन ऑफ स्टील या इट इंश्योर्स पैसिवेशन ऑफ स्टील। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेस कर देना चाहिए। आरसी जोशी की बुक है आरपी लोहिता की 1997 एडिशन, पेज 150 पे इसमें क्लियरली लिखा है कि पोजोलोनिक रिएक्शन की वजह से हमारी जो पैसिविटी है स्टील की वो प्रिजर्व हो जाती है। इट मीन्स डीपैसिविटी हमारी प्रिवेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट दैट कॉजेज बोथ इंटरमीडिएट एंड ऑनगोइंग वाटर लॉगिंग दैट इज एक्सेसिव रेन्स। रेफरेंस के लिए आप देखोगे कि एक्सेसिव रेनफॉल जो है दैट में क्रिएट टेम्परेरी वाटर लॉगिंग, टेम्परेरी इंटरमीडिएट इज बेसिकली टेम्परेरी ब्रेक कर करके, एंड इन द एब्सेंस ऑफ गुड ड्रेनेज इट मे लीड टू कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आंसर डी होगा एज पर एसके गर्ग इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जो कैम्बर है when it consists of two straight lines and it is joining at the center then it is called sloped camber। अगर हमारा कंपोजिट कैम्बर है तो यहाँ पर ये हमारा जो कनेक्शन है पैराबोलिक हो जाता है। तो यहाँ पर रेफरेंस जो है वो मैंने दिया हुआ है प्रोफेसर टीडी आहूजा की बुक है हाईवे इंजीनियरिंग की, पेज 26 पे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है 3 टाइप्स के हमारे कैम्बर हैं, बैरल कैम्बर, स्लोप्ड कैम्बर एंड कंपोजिट कैम्बर। जहां पर हमारा स्लोप्ड कैम्बर है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट स्लोप्स मीटिंग एट द सेंटर, एंड कंपोजिट कैम्बर में है क्या 2 स्ट्रेट स्लोप्स होंगे, उसके बाद हमारा ये जो पोर्शन है दिस इज हैविंग अ पैराबोलिक क्राउन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा इन्होंने दिया है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। टर्जागी वन डायमेंशनल थ्योरी में हमारा ये एजम्पशन होता है कि जो डार्सीज लॉ है फ्लो वेलोसिटी के लिए ये परफेक्टली वैलिड है। एक्सेस पोर वाटर जो है वो केवल ड्रेन्स ओनली लेटरल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बीसी पुनमिया की बुक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस पोर वाटर ड्रेन्स आउट ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इट ड्रेन्स आउट इन द लेटरल डायरेक्शन। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। सॉइल इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल डायरेक्शन। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही हो रहा है, जो कि आप रेफरेंस बीसी पुनमिया की पेज 346 की बुक पे लगा सकते हो। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। यहाँ पे सभी असम्पशंस दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट एंड रेज द ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंगली। इसमें वर्नियर थियोडोलाइट जो है ये हमारा सिंपलेस्ट और इनएक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो इज बेसिकली अ डिस्चार्ज पासिंग थ्रू अ पाइप। तो पाइप में हम ऑरिफिस मीटर से भी मेजर कर सकते हैं, वेंचुरी मीटर से भी मेजर कर सकते हैं। पिट्यूट ट्यूब बेसिकली हमारा पाइप में वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। रेफरेंस के लिए मैंने पीएन मोदी की हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है, जहाँ पर वेंचुरी मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 305 पेज पे, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो। ऑरिफिस मीटर पे भी आप अगर देखेंगे यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्लॉज 7.11 में, इट इज अनदर सिंपल डिवाइस used for measuring the discharge through the pipes। ठीक है, as such where the space is limited orifice meter may be used for the measurement of discharge through the pipe, और जो pitot tube है this is used for measuring the velocity of flow। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो के लिए तो ये दोनों इक्विपमेंट्स हमारे यूज होते ही होते हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम है वो किस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन IRC 73 ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉर रूरल हाईवेज की बुक में आप जाके देखेंगे, IRC कोड है बेसिकली क्लॉज 9.4 में। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्वेशन है दैट इज v²/gr इज इक्वल टू E + F। ठीक है, F अगर हमारा यहाँ 0 हो जाता है तो जो सुपर एलिवेशन बनेगा वो हमारा हो जाएगा v²/gr। ठीक है, v²/gr जिसको आप कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू v²/127r। यहाँ पे क्या किया गया है बेसिकली डायमेंशन चेंज कर दी गई हैं कि व्हीकल की स्पीड जो है वो हमारी km/h में है, स्मॉल v जो है मीटर/सेकंड में है, और e जो है हमारा मीटर/सेकंड में है। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन है। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पे कैपिटल V से डोनोट किया है। तो कैपिटल V से जो डोनोट किया है इट मीन्स इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन kmph फॉर्म।
तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा V²/127R होगा। ठीक है, इट इज कैपिटल V, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट पॉसिबल वुड क्या है हमारी स्लीपर के लिए, दैट इज साल। इन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो टीक दिया है बट गलत है, जो मोस्ट सबसे बेस्ट पॉसिबल है, क्वेश्चन में बेस्ट पॉसिबल पूछ रहा है। तो वुडन स्लीपर्स के लिए जो हमारा इंडेक्स है दैट इज कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, तो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट वुड विल बी द बेस्ट इज सुटेड। तो रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग की 4th एडिशन की JS मुंडरे की बुक है TMH पब्लिकेशन की, वहाँ के 4.5.3 क्लॉज में दिया हुआ है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी करती है, और इसकी फिटनेस फॉर यूज एज अ रेलवे स्लीपर के लिए हम एक इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, उसको हम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स बोलते हैं, जो कि हार्डनेस और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो साल आप देख रहे हैं, साल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स एंड टीक इज हैविंग सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। तो साल इज द बेस्ट, साल जो है वो हमारा बेस्ट हो जाएगा, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो डुपिट्स इक्वेशन है इक्विवेलेंट पाइप के लिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स की PN मोदी की बुक है, इसमें आप देखेंगे 11.11 यानी चैप्टर 11 में इक्विवेलेंट पाइप का फंडामेंटल्स दिया हुआ है, जिसमें पेज 510 में यहाँ पर आप देखेंगे इट इज क्लियरली इंडिकेटेड इट इज अ डुपिट्स इक्वेशन एंड इट इज वेरिंग प्रोपोर्शनल टू D⁵. ठीक है, D⁵ है यहाँ पे, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। जो मेन पर्पस है बियरिंग प्लेट का, इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट है। वाइडर एरिया में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर्स एलिमिनेट करेगा और वाइडनिंग को प्रिवेंट करेगा। रेफरेंस के लिए SP चंदोला की बुक है हाई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, यहाँ पे एडवांटेजेस में सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो उनको। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो ये ट्रस दिया है दिस इज बेसिकली अ रूफ ट्रस, जो कि हमारा बेसिकली वॉर एंड ट्रस है। ये हमारी एक फॉरेन राइटर की बुक है जहाँ से मैंने ये लिया हुआ है स्क्रीनशॉट। तो दिस इज अ वॉर एंड ट्रस एंड आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फिगर कौन सा है, 3.3 में ये सारे फिगर्स हैं। अब इसके मेन क्लॉज में चलते हैं कि दीज आर द रूफ ट्रसेस, और यहाँ पे ये वाला फिगर कौन सा 3.3 का G फिगर है। आप देख रहे हैं रूफ ट्रसेस में 3.3G है। कहाँ पर हम इस रूफ ट्रस को यूज कर रहे हैं, अगर इफ अ फ्लैट रूफ और नियरली फ्लैट रूफ इज टू बी सिलेक्टेड द वॉर एंड ट्रस इज ऑफन यूज्ड। ठीक है, तो जहाँ पे फ्लैट रूफ है रूफ ट्रसेस में, वहाँ पे हम ये वाला ट्रस यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली रूफ ट्रसेस जो है ये हमारे सारे रूफ ट्रसेस की कैटेगरी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया है उन्होंने करेक्ट दिया, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इनडायरेक्ट मेथड्स जो हमारे पास अवेलेबल है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए, इसमें ग्रेन साइज से भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी से भी निकाल सकते हैं और कंसोलिडेशन टेस्ट से भी निकाल सकते हैं। तो दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड, ये BC पूनमिया की स्टैंडर्ड बुक से मैंने लिया हुआ है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज है, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। IS 456 के हिसाब से जो बेसिक रूल ऑफ डिज़ाइन है, इसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट भी है, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन भी है, इफेक्टिव स्पैन है। बुक में अगर आप जाके देखेंगे BC पूनमिया की, यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ द बेसिक रूल्स फॉर डिजाइन एज पर IS 456 आर इफेक्टिव स्पैन, लिमिटिंग स्टिफनेस, स्टिफनेस इज बेसिकली L/D रेशियो विच इज बेसिकली द डिफ्लेक्शन कंट्रोल। ठीक है, एंड मोमेंट एंड शेयर कोफिशिएंट भी है, और रीइंफोर्समेंट एंड इट्स अरेंजमेंट। तो इन सारे फैक्टर्स को लेके ही हमने जो स्लैब की डिज़ाइन है वो हमारी गवर्न होती है। तो इसमें भी आप कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दो एडजॉइनिंग एक्सेल्स हैं, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड व्हील बेस्ड डिस्टेंस, इन्होंने करेक्ट दिया, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। IS 3370 के जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर ऑफ 2021, जिसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट, PCC का मतलब है प्लेन सीमेंट कंक्रीट और PSC का मतलब है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट RCC पहले है, प्लेन बाद में है, तो इसके हिसाब से जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है प्लेन के लिए M20 है और RCC के लिए M30 है, प्री स्ट्रेस के लिए M40 है। तो M30 एंड M20 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एक्टिविटी स्लैक। तो किसी भी एक्टिविटी का जो स्लैक है दैट इज नोन एज फ्लोट। तो
तो यहाँ पे बेसिकली टोटल फ्लोट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन 1 और 2 तो हमारे टोटल फ्लोट के हैं, LST माइनस EST और LFT माइनस EFT, ये टोटल फ्लोट को डिफाइन करते हैं। ये जो वैल्यू लिखी है, दिस डज नॉट डिफाइंस द टोटल फ्लोट वैल्यू। रेफरेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो पर्ड CPM की BC पुनमिया की बुक है, जिसमें कहा गया है कि जो स्लैक है दैट इज एसोसिएटेड विद इवेंट और फ्लोट इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटी। तो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो टोटल स्लैक जो है, टोटल फ्लोट जो है, वो क्या डिफाइन कर रहे हैं हम उसको, LST माइनस EST और LFT माइनस EFT। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन A एंड B दोनों होगा। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है मेरे हिसाब से, तो इसमें नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन टीम में ये सभी लोग होते हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ओनर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, बट एज अ होलिस्टिक मॉडल हमारी कंस्ट्रक्शन टीम है, ओनर इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टीम बिकॉज वेरियस डिसीजंस हैज टू बी टेकन बाय द क्लाइंट। ठीक है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ रोड फॉर हाई स्पीड व्हीकल मे बी डिफाइंड एज एक्सप्रेसवे बिकॉज दैट इज एक्सेस कंट्रोल पार्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है बेसिकली ये, एक्सप्रेस वे जो है अनअप्रोप्रिएटली सेट है क्वेश्चन, बट जो नियरेस्ट आंसर हम इससे कह सकते हैं एक्सप्रेस वे कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विपमेंट फॉर प्लेन टेबल सर्वे, इनमें से कौन सा हमारा प्लेन टेबल के लिए इक्विपमेंट नहीं है। तो स्प्रिट लेवल भी हमारा इक्विपमेंट है, कंपास बेसिकली ट्रफ कंपास भी हमारा इक्विपमेंट है, प्लम्बिंग फॉर्क जो है ये पूरा कंप्लीटली लिखा नहीं हुआ है, प्लम्बिंग फॉर्क भी हमारा प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल का इक्विपमेंट है जिससे हम सर्वे करते हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो इसमें ये इनअप्रोप्रिएटली ये दिया हुआ है और ऑल ऑफ दीज दिया है। ऐसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और दिया है, नॉट पूछ रहा है और बोल रहा है कि सभी नहीं यूज़ करते, जबकि सभी इक्विपमेंट जो है कंपास, ट्रफ कंपास भी यूज़ करते हैं, स्प्रिट लेवल भी यूज़ करते हैं। रेफरेंस के लिए सर्वेइंग वॉल्यूम 1 पेज 271 में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हैं उसमें स्प्रिट लेवल भी है, कंपास भी है, प्लम्बिंग फॉर्क की है जो कि इन्होंने इनअप्रोप्रिएटली एलैबोरेट किया, पूरा वर्ड लिखा नहीं है। सो क्वेश्चन इज नॉट सेट प्रॉपरली, ये क्वेश्चन ही गलत है बेसिकली, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। इसके बाद जो अर्थवॉर्म्स हैं वो हमारे वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ करते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग जो है वो बर्नौली, इलर बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से जानी जाती है बिकॉज उन्होंने ही पहली बार थ्योरी दी थी। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की पेज 278 में रॉय आर क्रैक की बुक है जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि जो बीम थ्योरी है प्योर बेंडिंग की, दैट वाज प्रेजेंटेड प्रिंसिपली बाय जैकब बर्नौली एंड लियोनार्ड उलर। ठीक है, जिन्होंने ये बर्नौली इलर बीम थ्योरी दी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें कंट्रोलिंग फंक्शन ये तीनों फंक्शंस में यूज़ करते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने BC पुनमिया की पर्ट एंड CPM का रेफरेंस दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो कंट्रोलिंग है केवल फिजिकल प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए नहीं होती, इट कैन ऑल्सो बी विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट, कि हमारा कॉस्ट कैसे प्रोजेक्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ हो रहा है, एक्सपेंडिचर को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्राइंगल का लाइज अलोंग इट सेंट्रल रेडियट एट अ डिस्टेंस h/3, जो इन्होंने ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है। रेफरेंस के लिए RK राजपूत की बुक है जिसमें हाइलाइट्स में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, दिस लाइज एट इंटरसेक्शन ऑफ रेडियस h/3 फ्रॉम द ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। कॉम्पैक्शन जो है ये हमारा प्रोसेस जो है, soil particles are artificially rearranged and packed together and closer state of compact by mechanical means, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना। कलिता उत्सव चंद्रा की बुक है सॉइल मैकेनिक्स की, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज 149 में ये डेफिनेशन दी हुई है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जॉइंट हमारा इंडियन रेलवेज में यूज नहीं होता। सपोर्टेड जॉइंट भी यूज होता है, सस्पेंजन जॉइंट भी होता है। जो ब्रिज जॉइंट है ये हमारा यूज नहीं होता, और ये बेस जॉइंट है, इट इज नॉट टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, ये किसी टाइप का जॉइंट ही नहीं है। तो इसमें हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन C/D दोनों हो सकते हैं। इन्होंने ब्रिज जॉइंट दिया है बिकॉज अगर आप बुक में देखेंगे सतीश चंद्रा MM अग्रवाल की बुक में, तो 3 टाइप्स के जॉइंट हैं, सपोर्टेड जॉइंट है, सस्पेंडेड जॉइंट है, जो कि मोस्टली अडॉप्टेड रेलवे सिस्टम्स में यूज़ किए जाते हैं। ब्रिज जॉइंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज जनरली नॉट यूज्ड ऑन इंडियन रेलवे। तो क्वेश्चन तो इन्होंने अच्छा फ्रेम किया ब्रिज जॉइंट का, लेकिन एक एडिशनल ऑप्शन ऐसा दे दिया जो बेसिकली जॉइंट की कैटेगरी ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेस जॉइंट भी इनअप्रोप्रिएट आंसर है जो कि इंडियन रेलवेज में यूज नहीं किया जाता ब्रिज अलॉन्ग विथ ब्रिज जॉइंट।
तो सी एंड डी बोथ करेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, और बाकी अदर जॉइंट स्क्वायर जॉइंट और स्टैगर्ड जॉइंट होते हैं। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। जो नॉन अलूवियल सॉइल्स हैं बेसिकली वो हमारे माउंटेनियस रीजन्स में फॉर्म होती हैं। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ mountainous rock over a period of time resulting in formation of rocky plain area are called non-alluvial soil. It has uneven topography and hard foundations. So इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज हमारी 4 लेन ट्रैफिक जब होता है आपका, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्लो मूविंग ट्रैफिक को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए हमारा टाइम कम मिलता है। तो 4 लेन हाईवेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसका मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, बट इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। जो रिसोर्स एग्रीगेशन प्रोसेस है, इट इज़ अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नीडेड रिसोर्सेज एट अ प्रोजेक्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्स एग्रीगेशन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। बल्किंग ऑफ सैंड हमारी सिर्फ सरफेस मॉइस्चर से होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू मॉइस्चर। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जीरो हार्डनेस में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, बिकॉज लाइम सोडा से आपकी जीरो हार्डनेस नहीं मिलती है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। बीके शर्मा की बुक है वाटर पोल्यूशन की, पेज 244 पर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लाइम सोडा से हम वाटर ट्रीट कर रहे हैं, दे डज नॉट हैव जीरो हार्डनेस। ठीक है, इन मॉडर्न प्रैक्टिस जो नॉन कार्बोनेट हेड्रेस है उसको आपको आयन एक्सचेंजर मेथड से हटानी है। एज ए रिजल्ट वाटर ऑफ जीरो हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है इसका रेफरेंस लेके। IS 456 के हिसाब से अगर हमारी जो फुटिंग है वो पाइल्स पर है, तो थिकनेस जो है एज पर वो हमारी टॉप ऑफ पाइल से 300 mm रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, 150 mm जो है वो सैलो फाउंडेशन के केस में है, पाइल्स पर हमारा फुटिंग नहीं है। ठीक है, तो हमारा 150 आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर 300 होगा, जो इन्होंने ऑप्शन में दिया है। रेफरेंस के लिए अगर आप IS 456 के की लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे कि इन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग द थिकनेस एट द एज शैल नॉट बी 150 mm। ठीक है, आरसीसी और प्लेन कंक्रीट फुटिंग की जो थिकनेस है 150 mm है फॉर फुटिंग्स ऑन सॉइल, जो कि हमारी डायरेक्टली सॉइल पे रखी हुई है। लेकिन अगर हमारी फुटिंग ऑन पाइल्स है तो हमारा ये थिकनेस 300 mm होनी चाहिए पाइल्स के ऊपर। ठीक है, यानी पाइल अगर हमारी ऐसी है तो इसके ऊपर हमारी ये मिनिमम थिकनेस जो है 300 mm होनी चाहिए। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने की ज़रूरत है। मिनिमम फरो ग्रेड कितना होता है सरफेस ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए, दैट इज 0.05%। इन्होंने 0.02% दिया है, जो कि गलत है। रेफरेंस के लिए RT थोकल AG पवार की बुक है इरिगेशन ड्रेनेज एंड हाइड्रोलॉजी की 2004 एडिशन की, पेज 125 में इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया हुआ है। कि जो फरो ग्रेड का स्लोप है, स्लोप आर ग्रेड ऑफ फरो फॉर इरिगेशन controls the speed at which water flows down the furrow, a minimum of 0.05%। मिनिमम ध्यान रखिए, मिनिमम 0.05% स्लोप चाहिए सरफेस ड्रेनेज को एश्योर करने के लिए। अदर कंडीशन में हमारा 0.2 से 0.5 आप रख सकते हो, सरफेस ड्रेनेज के लिए 0.05 आपको चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। इन्होंने आंसर गलत दिया, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्नो लोड के लिए हमारा IS 875 पार्ट 4 यूज़ होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट्स हैं वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में आते हैं, बाकी हमारे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में नहीं आते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिशनल लेयर, हमारी जब बियरिंग कैपेसिटी कम है और ट्रैफिक ज़्यादा है तो उस केस में हमारी उसको हम सब बेस बोलते हैं। रेफरेंस के लिए प्रोफेसर TD आहूजा की बुक है, यहाँ पर क्लियरली यही लाइन लिखी हुई है। इन दोज प्लेसेस वेयर द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज पुअर and intensity of traffic is high, an additional layer between soiling and subgrade is provided, this additional layer is called sub base। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। इसका मैं PDF आपको शेयर कर दे रहा हूँ। तो थैंक यू एंड ऑल।